तो स्वागत है आपका पॉलिटी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में। ये हमारे पूरे सीरीज का 17th लेक्चर है और बात करें ये पर्टिकुलर टॉपिक का तो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेटिव आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका पार्ट 1 ये पर्टिकुलर लेक्चर है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अबाउट मी आप पढ़ लेना आराम से। आगे बढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी एंड पेन लेकर बैठना ही है, उसके साथ साथ उसमें मार्क करना है आपको 1 to 20। और आपको क्रेडिट सिस्टम आई होप कि डेवलप कर रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ अगर हमारे पास ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता हमारा ब्यूरोक्रेट बनने का, राइट। क्योंकि जाकर वहां पर अच्छे से ज्यादा अगर बुराई करोगे, है ना, तो क्या मतलब हुआ, राइट। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाते उन सब चीजों पे, बाकी आते हैं पहले क्वेश्चन पे। रहा आपके सामने, तो मैं क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। डेट्स वाइज जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आप वीडियो को पॉज करना है और अपना तीनों कॉलम जो बनाया है दूसरे कॉलम में ऑप्शन रखना है, ऑप्शन लिखना है। और जैसे ही मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं देन अपना अप्रोच देखना है कि सही हुआ या गलत हुआ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंशियल बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। देखो ध्यान से, जो फाइनेंस बिल होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक तो सिंपल बिल होता है और दूसरा होता है रिलेटेड टू मनी बिल। तो जब रिलेटेड टू मनी बिल है ना, तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता ना तो उसको अमेंड करने का ना रिजेक्ट करने का। ओके, तो इन दैट केस पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कोई फिक्स फाइनेंशियल बिल को दिया नहीं है कौन सा वाला है, तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी हो सकता है। दैट्स वाई पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। बिल्कुल, ना तो अमेंड कर सकता है ना तो रिजेक्ट कर सकता है, केवल रिकमेंडेशन कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनी बिल है ना, वो उस पर केवल और केवल लोकसभा का पूरा पूरा पावर होता है, राज्यसभा का उसमें कोई ज्यादा पावर नहीं होता। तीसरा, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ज्वाइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल बिल। अभी हमने देखा कि फाइनेंस बिल इज टाइप ऑफ मनी बिल, तो अगर वो टाइप ऑफ मनी बिल है तो ऑब्वियसली उसमें भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। पहला तीसरा गलत हुआ, दूसरा सही हुआ, तो ओनली वन पेयर जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर है आपको। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आर्टिकल 110 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? एज द फाइनेंस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल लाइक द मनी बिल कांट बी आइदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा। दूसरा करेक्ट है, बता ही दिया। तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के लिए एज वेल एज फाइनेंस बिल के लिए नहीं होता, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव मतलब उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। पहला, टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, दोनों के पास होता है। दूसरा, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही। और नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में होता है ना, राज्यसभा में नहीं होता। तो दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला नहीं है। पहला गलत तो पहला गलत, दूसरा सही तो दूसरा। बस देखो, दो ही स्टेटमेंट हमें पता था, दो से ही हमें आंसर आ गया। ये ओनली टू जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा तो कुछ है नहीं, उसमें भी दोनों का से होता है ना, लोकसभा का भी राज्यसभा का। तो एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। और अगर आर्टिकल 61 में बात करें तो प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर, ध्यान रहे डिप्टी स्पीकर के बाद बात हो रही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, ध्यान समझना है। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर मे फिक्स। ओके, दूसरा देखते हैं, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। तो ये तो आपको भी दिख रहा होगा कि ये मैंडेटरी प्रोविजन बोल रहा, लेकिन ऐसा कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। जैसे ही दूसरा गलत हुआ, एलिमिनेशन टेक्निक देखते हैं, दूसरा गलत दूसरा गलत, बचा कौन सा ऑप्शन? पहला और तीसरा। देखो, पहले और तीसरे दोनों में तीसरा तो है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो ऑलरेडी करेक्ट होगा। अब पहला और चौथा देखते हैं। पहले में हम श्योर नहीं थे, अब चौथा देख लेते हैं। The well-established parliamentary practices regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। अब सोचिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को duly seconded बोल रहा, तो प्राइम मिनिस्टर आके duly seconded थोड़ा ना करेंगे डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए, राइट।
चौथा गलत हो गया, तो चौथे को मारो, है ना, हटाओ। बचा कौन सा? पहला। तो पहला जो है 1 एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। थर्ड भी देख लेते हैं। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाई अगेंस्ट हिज रूलिंग। बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पहला करेक्ट है कि द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर, while on the other hand the date of election of speaker is fixed by the president। ध्यान रहे कि स्पीकर के लिए प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और डिप्टी स्पीकर के लिए स्पीकर डिसाइड करता है। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि नो मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा shall be from either the principal opposition party or the ruling party। It is only by convention that the position of deputy speaker is offered to the opposition party in India। अब मेरे को बताओ अपोजिशन पार्टी के लिए क्या कंडीशन है कि कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए उसकी लोकसभा में, राइट। तीसरा है कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ए स्पीकर द डिप्टी स्पीकर प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा एंड कंडक्ट द बिजनेस इन द हाउस, और सॉरी, द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस। चौथा गलत है, क्यों? क्योंकि डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम इट्स मेंबर राइट after the election of the speaker has taken place। There is no provision or established practices of moving the motion for his election by the speaker and seconded by the prime minister। आई होप इस सारे के सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और वही बहुत जरूरी होता है करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो देखो मोस्ट ऑफ द लोग कर लेते हैं, लेकिन जब तक उसको हम प्रॉपर एनालाइज नहीं करते वो उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता। उसके साथ साथ कितने सारे है ना फैक्ट्स होते हैं जो हमारा एक्सप्लेनेशन देखते से क्लियर होते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे एक रेशनल और एक अप्रोच डेवलप कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम विद देयर पेरिफेरल नॉलेज। चौथा क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लॉ स्पेसिफाई दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कांट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। कांट, देखो ध्यान से, कांट बोला है, कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। देखो ये बिल्कुल उल्टा बोल रहा कि उसको 6 महीने के अंदर ही ज्वाइन करना होता है, अदरवाइज उसके बाद करेगा तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और ये जस्ट उल्टा बोला इसलिए गलत हुआ। दूसरा, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। अभी आपको जेनरिक वे में देखोगे तो लगेगा कि नहीं गलत है, कोई ना कोई टाइम फ्रेम तो होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो टाइम फ्रेम, है ना। तो इसलिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट, ये हो गया आंसर। देख सकते हैं, एक्सप्लेन ही कर दिया तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ओके, पांचवा क्वेश्चन, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रहे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो गलत हो गया। वेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, पहले से ही आप देखो तो आंसर आ गया, पहला गया, पहला गया, पहला गया, है ना। आंसर बी जो है दूसरा और तीसरा करेक्ट है कि नहीं। तो ये ऐसे काम करता है एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपको एकदम से होती है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं वैसे अपने नॉलेज के लिए, दूसरा और तीसरा, कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन एक बार वो रिकंसिडर के लिए भेज सकता है। अगर फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं एसेंट दो, तो प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा। तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। ये देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। 24th Amendment of Indian Constitution amended Article 368 to provide expressly that Parliament has the power to amend any provision of the Constitution। The amendment further made it obligatory for the President to give his assent when a constitutional amendment bill was presented to him। और इसी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में चेंज करके बोल दिया कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकते हैं। ओके, तीसरा गलत है, मतलब तीसरा करेक्ट है। आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन कि स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और कोई भी ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, we adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model different from that model? है ना। As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of the Parliament to legislate is limited। बिल्कुल सही बोल रहा है कि उसके पास जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास
लेजिस्लेटर के पास अनलिमिटेड पावर है लॉ बनाने का। कहते हैं कि वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बना दे, इतना पावर रखती है कौन? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश, है ना, ब्रिटेन। वहीं पे हमारे इंडिया में क्या है? लिमिटेड है, क्योंकि हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को वायलेट नहीं करना होता। दूसरा, इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है ना? पहला भी सही, दूसरा भी सही, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, बहुत ज्यादा है नहीं, बता ही दिया मैंने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन, चार चीजें हैं। द मैटर ऑफ गेटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें राज्यसभा जो है, राज्यसभा और लोकसभा मैं दिखा देता हूँ। राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा, किसमें? क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज में। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा। क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में आता है। मेकिंग कट मोशन, सेम बात है, लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है राज्यसभा के रिलेटेड। क्यों? पैसों वगैरह का जितना भी बात होगा, जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए हैं लोग लोकसभा में, वही ज्यादा जिम्मेदार होंगे, तो उनके पास पावर होनी चाहिए। तो ये मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, इसलिए आप देख सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सारे के सारे हैं, अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करो। वैसे देखने में तो थोड़ा वेग है ना, और फैक्चुअल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप इलिमिनेशन और या कॉमन सेंस इस्तेमाल करो तो हो जाएगा। आपको पता है फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग दोनों के दोनों क्या है? एडवाइजरी टाइप ऑफ कमीशन है ना, आयोग है। तो इसलिए तीसरा और पांचवा तो होने का आसार नहीं है, तो पांचवा हट गया, तीसरा हट गया, बचा कौन सा? पहला और दूसरा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी आर एजेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव विंग विथ अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द लेजिस्लेचर। Like the general executive, they are accountable to the legislature and subjected to judicial review. बाकी चीजें दी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement. In the first Lok Sabha, a single largest party in the opposition was the Swatantra Party. पता नहीं। In the Lok Sabha, a leader of the opposition was recognized for the first time. इतना पता नहीं। In the Lok Sabha, if the party does not have a minimum of 75 members, its leader can't be recognized as the लीडर ऑफ द अपोजिशन। अभी हमने डिस्कस किया कि कम से कम 10% चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, जो कि आता है लगभग एग्जैक्टली 55, मोर देन 55 सीट। लेकिन यहाँ तो 75 सीट का बोल रहा है, तो तीसरा गलत हो गया। देखो, पहले दूसरे के बारे में नहीं आइडिया हमें, लेकिन तीसरे के बारे में अब देखो ऑप्शन आपको कैसे हेल्प करता है। तीसरा गलत हो गया, पक्का है। तीसरा गलत, तीसरा गलत, तीसरा गलत, आ गया आंसर कौन सा? ओनली 2। तो ओनली 2 जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन टेक्निक से इजीली, बहुत ही आसानी से हो सकता है, अगर आपको केवल एक भी स्टेटमेंट अच्छे से आता है तो। मतलब मोस्ट ऑफ कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52 में। दूसरा करेक्ट है, और ये आप पढ़ सकते हो आराम से। तीसरा जो है इनकरेक्ट है, मैंने बता ही दिया सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग मनी बिल, है ना, मनी बिल के रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दें, नॉट करेक्ट पूछ रहा मनी बिल के रिगार्डिंग। चार ऑप्शन। पहला, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू द इम्पोजिशन ऑफ वायलेशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है। A money bill has provision for the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India. Okay. A money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India. ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर एक वर्ड में कंटीजेंसी बोल दिया है ना, फंड ऑफ इंडिया, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोला होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो हमसे गलत ही पूछा था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो गया। लेकिन अपने जानकारी के लिए चौथा भी देख लेते हैं। A money bill deal with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. बिल्कुल ठीक है। ओके, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये सारा कुछ ठीक है। The custody of consolidated fund of India or the contingency fund of India, the payment of money into or the withdrawal of money from any such fund, ये बिल्कुल है।
appropriation of money out of the consolidated fund of India, declaration of any expenditure charge on the consolidated fund of India, or increasing the amount of any such expenditure, the receipt of money on the account of consolidated fund of India or the public account of India, or the custody or issue of such money, or the audit of the accounts of the union or the state. However, a bill is not to be deemed to be a money bill. ऊपर सारे के सारे क्या थे, साथ के साथ मनी बिल का, है ना, से रिलेटेड पॉइंट्स थे। इसमें है कि डीम टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली इफ इट प्रोवाइडेड फॉर। तो कौन कौन से मनी बिल नहीं होंगे, ये तीन है कि द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनियरी पेनाल्टीज, और द डिमांड और पेमेंट ऑफ द फीस फॉर लाइसेंस और द फीस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, और the imposition, violation, revision, altercation or regulation of any taxes by any local authority or body for the local purposes. आई होप ये सारा कुछ क्लियर होगा आपको। अभी तक हमने क्या देखा, कौन सा एक मनी बिल होगा और कब नहीं होगा, ये सारा कुछ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और ऑफिस इफ सी और ही और सी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। बिल्कुल ठीक है। अगला, whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि तुरंत नहीं करता है ना, जब तक लोकसभा कोई नया स्पीकर नहीं चूज कर लेता तब तक रहता है, राइट। तो दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर्स एज सून एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग। Whenever the office of the speaker falls vacant, the Lok Sabha elect another member to fill the vacancy. The date of election of the speaker is fixed by president। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अच्छा, और डिप्टी स्पीकर का कौन करता है? स्पीकर करता है। अंडर आर्टिकल 179 सॉरी of the Indian Constitution, the speaker shall vacate his office if he ceases to be a member of the assembly, है ना। ओके। दूसरा, whenever the assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after the dissolution। I hope ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinize and report to the House whether the powers to make regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive and is within the scope of such delegation। तो ये होता है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इसको आप ध्यान में रखिए, याद रखिए। अच्छा, अब बाकी कमेटी के बारे में हम देख लेते हैं कि पहले एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस समझता है कि चेक्स द एश्योरेंस प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग्स गिवन बाय द मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड रिपोर्ट ऑन द एक्सटेंट टू which they have been carried through। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है कि कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जामिन्स एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक, वही जो ऊपर हमने पूरा पढ़ा, राइट। और तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि रूल्स कमेटी कंसीडर द मैटर ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड रिकमेंड नेसेसरी अमेंडमेंट्स और एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस। और चौथा जो है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या होती है? रेगुलेट द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस। It allocates time for the transaction of legislative and other business brought before the House by the government। Next question, out of the following statement, choose the one that bring out the principle underlying the cabinet form of government। चारों में से कौन सा? An arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibility are complex and hard to carry out the satisfaction of all। नहीं, कुछ बात नहीं बनी। हमसे बोला ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, चारों में से वो बताना। दूसरा, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, लेकिन बाकी भी देखते हैं, उससे अगर स्टॉक पे मिल गया तो। A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people। यहाँ पे दिक्कत कर दिया, to the collective responsibility of government to the, अगर पार्लियामेंट होता तो ये ठीक हो जाता, to the people बोल दिया, that's why गलत हो गया। A device for strengthening the hands of the head of the government was hold over the people is in the state of decline। नहीं, ये भी गलत। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Consider the following statement. In the election for Lok Sabha or the State Assembly, the winning candidate must get at least 50% vote of poll to be declared. गलत जवाब, क्योंकि मान लो अगर 3 पर्सन है, एक 40% को, एक को 40% मिला, एक को 35% मिला, कितने हो गए 75, एक को 25, तो जीतेगा कौन? 40 वाला, राइट। लेकिन ये बोला कम से कम 50 चाहिए, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द Constitution of the India in Lok Sabha, the speaker post goes to the majority party and the deputy speaker to the opposition. अभी ये देखा कि एक जस्ट है ना कन्वेंशन है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लेट डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो दूसरा क्या हुआ? गलत हुआ। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। आई होप कि दोनों सही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट फिर से। पहला, अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत। प्राइवेट मेंबर बिल किसको बोलते हैं? जो मिनिस्टर नहीं है, अगर उसके मिनिस्टर के अलावा कोई भी बिल ला रहा है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। पहला गलत हो गया। दूसरा, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास इन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम, समझ रहे हो? इसका मतलब कि अभी आज तक कभी हुआ ही नहीं 2017 से पहले तक, तो ये गलत बात है, क्योंकि हो चुका है कब? 1969 में, आई थिंक। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन और क्लियर हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत, तो ये भी डी। ओके, तो देख सकते हैं कि लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट वाज द सुप्रीम कोर्ट enlargement of criminal appellate jurisdiction bill 1968 which become an act of 9 August 1970. I hope कि दोनों स्टेटमेंट क्लियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by। बिल्कुल देख सकते हैं ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लोकसभा का रोल नहीं होता, राज्यसभा का होता है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, आर्टिकल पे ध्यान देंगे कि इस पर आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, if Rajya Sabha declared that it is necessary in the national interest that Parliament should make laws with respect matters in the state list, then the Parliament become competent to make laws on that matter. Next question. Consider the following statement. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. बहुत ज्यादा गलत जवाब, गलत स्टेटमेंट। देखो क्या है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का है ना स्ट्रेंथ है P, तो उसके 1/3 है ना, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, और कम से कम 40 हो सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ स्टेट छोड़ के, है ना। 40 से कम नहीं हो सकते और 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये है कंडीशन, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट्स। तो देखिए स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि वो उसी से इलेक्ट किया जाता है ना कि गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है कि पहला गलत है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बता ही दिया मैंने। दूसरा भी गलत है, क्यों? क्योंकि चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है, तीनों को ध्यान से समझना है विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन गवर्नमेंट। पहला है कि द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। बिल्कुल गलत जवाब, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है बनाता है, ना कि ये। दूसरा, द अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड, नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। तीसरा, अच्छा पहला गलत तो एलिमिनेट करते हैं, पहला गलत, दूसरा तो सही है, दूसरा ठीक है। तीसरा, ऑल दी डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड दी ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट्स होता है ना, वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होता है, तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। तो तीसरा गलत, पहला गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये प्रिपेयर करता है बजट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, देखो कितनी बार हमने पढ़ लिया है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। तो पहला है कि द प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। बिल्कुल गलत, जस्ट उल्टा होता है ना कि प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट होना चाहिए था इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, लेकिन ये तो उल्टा दिया, तो इसलिए पहला गलत। पहला गलत तो ए गया, सी गया, बच्चा कौन सा, बी या डी। दूसरा देख लेते हैं, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। हाँ बिल्कुल सही है, पहले वाले का ही उल्टा है, तो दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हो कि कमेटी ऑन अच्छा ये तो ओके, ये किसी और का यहाँ पे है ना, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन आपको। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो अभी ऊपर देखा हमने कि कमेटी ऑफ एस्टीमेट जो है लार्जेस्ट है, वो टोटल कितने लोग होते हैं इसमें, 30। और कहाँ के होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट इसमें होते हैं 22 मेंबर, कैसे, 15 और 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और पब्लिक ऑन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी 15 और 7 टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और कमेटी ऑन पिटीशन का आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आई होप ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए 2 शब्द बस यही है कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना, और कंसिस्टेंट रहिए। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना लास्ट में कि कंसिस्टेंसी इज द की, है ना, कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कंसिस्टेंसी का राग अपनाना पड़ेगा। तो आई होप कि वो सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में। एक एक क्वेश्चन, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लड़ते रहिए।